हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का जो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो ये प्रिंसिपल जो वर्ड है, इसका मतलब हम अपने आम तौर की दिनचर्या जो हमारी दैनिक जो काम करते हैं, आपने देखा होगा कुछ हमें काम जो है उसके लिए पहले से ही ऑलरेडी सुझाव हमारे चलते रहते हैं। हमें कहीं कुछ लिखा मिल जाएगा, हमें कहीं कुछ सजेशन मिल जाएगा, हमें कहीं कहीं कुछ गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो यही जो अगर इन्हीं चीज़ों के बीच में अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लें जो हर एक व्यक्ति के लिए फॉलो करनी, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं तो हमें पता होता है लेफ्ट साइड चलना होता है, ये क्या कहीं के रूल बना हुआ है, ये गाइडलाइंस हैं, ये कहीं कहीं इसी तरह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस अगर प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए जाएं, कुछ कॉमन ऐसे ब्रॉड सेंस में कुछ गाइडलाइंस और कुछ आपके रूल्स या रेगुलेशन भी कैन से दैट अगर ये फॉलो कर लिए जाएं तो हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा जो हम अचीवमेंट करते हैं उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। और यही इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो लिए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इसका मतलब देखो, दीज आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। जो हम मैनेजमेंट के जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा कि मैनेजर्स के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वो कर्मचारियों से काम करवाता है। इसी तरह से जब कर्मचारियों से आप काम करवाते हो, आप मैनेजर हो या कुछ भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में करना है, अगर हमें वो कुछ उसके लिए हमें कुछ वहाँ पे गाइड मिलती रहे तो हमारा काम और भी आसानी से हो जाए। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे लिए एक तरह से जनरल गाइडलाइंस हैं। जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ए प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल ट्रूथ एंड इट्स जनरली स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये हमारी जो है एडविन बी फिलिपो ने हमारी डिफाइन किया था, ये डेफिनेशन दी हुई है। अगर एग्जाम में आपकी डेफिनेशन आ जाए आप ये लिख सकते हो, बहुत छोटी और अच्छी डेफिनेशन है। ये प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल ट्रूथ एंड इट्स जनरली स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ये हमारे लिए एक आधारभूत सत्य है और जब भी हमारा कोई कारण या इफेक्ट होता है उसका कहीं न कहीं ये उसका जनरल स्टेटमेंट हमें पता लग जाएगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको हमें फॉलो करना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं फीचर्स एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा मैनेजमेंट है उसके अंदर हमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो कर लिए जाएं, जिसके बारे में हम कुछ मिनट के बाद बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले फीचर्स के बारे में। पहला हमारा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जितने भी जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इस चैप्टर में करेंगे, आज की वीडियो में बताएंगे, उसमें वो आपका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब हर जगह वो अप्लाई होंगे। ऐसे जर्नल प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के उसकी आवश्यकता के अनुसार फॉलो किए जाने योग्य हैं। दूसरा हमारा है जनरल गाइडलाइंस। मैंने बताया था ये एक जनरल गाइडलाइंस हैं, किसी भी काम को करने के लिए आपकी एक तरह से गाइड करते रहेंगे। तीसरा हमारा है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये बहुत सारे ऑथर के द्वारा, राइटर के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे अनुभव लोगों के लिए लेकर और ये हमारे क्या है बनाए गए हैं, इसलिए। और चौथा हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है सारे प्रिंसिपल फॉलो न किया जा सके, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, नेचर्स एंड साइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये उसकी आवश्यकता और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो प्रिंसिपल फॉलो किए जाएं या नहीं किए जाएं। तो ये हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें क्या है कहीं कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और उसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, कहीं कहीं कॉजेज एंड इफेक्ट जो हमने डेफिनेशन में बताया था, ये हमारा इसके बीच में कहीं कहीं रिलेशनशिप होता है। और कंटीजेंट होता है, मतलब ये हमारे अनिश्चित होते हैं, ये हमारी आवश्यकता के अनुसार फॉलो किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वहाँ पे वो एक विशेष प्रकार का प्रिंसिपल फॉलो हो या न हो, ये डिपेंड करता है। चलिए जी बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या महत्व है। सबसे पहले तो यूजफुल फॉर मैनेजर, ये जितने भी मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, होने पे सुहागा है। अगर आपके मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप काम कर रहे हैं अगर ये उसको फॉलो करें प्रिंसिपल्स को, तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका कहीं न कहीं प्रमोशन में, उसकी गुडविल में, उसकी इमेज क्रिएट करने में हेल्पफुल करेंगे अगर वो प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करने और करवाने में सक्सेस हो जाते हैं। दूसरा हमारा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, जो जनरल गाइडलाइंस आपको दिए गए हैं, अगर वो बिल्कुल आप तरीके से कर रहे हैं, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा, ऑप्टिमम होगा। मतलब आपके जो संसाधन है उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। और तीसरा हमारा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट इससे करेगा अगर आपके ये
फॉलो हो रहे हैं, आपके यूटिलाइजेशन का रिसोर्सेज अच्छे से हो रहा है। तो हमारा है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जो जो जैसे जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इन्वायरमेंट भी काफ़ी चेंज हो रहा है, उस चेंजिंग जो हालात है उसको मीट आउट करने में भी हमारे प्रिंसिपल हेल्पफुल होते हैं। उसको पूर्ति करने में, उसकी आवश्यकताओं को समझने में और उसका सॉल्यूशन निवारण करने में प्रिंसिपल कहीं कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हमारा जो प्रिंसिपल्स आप अपनाओगे तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको भी हम पूरा करने में कहीं ना कहीं चूक नहीं करते अगर आप प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे रिसर्च की बात हो, चाहे वो मैनेजर की बात हो, चाहे कर्मचारियों के लिए बात हो, सभी के लिए आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो हमें जर्नल गाइडलाइंस है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जी बात करते हैं, हमारा आ गया क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आखिरकार वो प्रिंसिपल क्या हैं, कौन से हैं? ये गाइडलाइंस जो हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एक जो प्रिंसिपल आता है, डिवीजन ऑफ वर्क। जी हाँ, ये जो हमारा एक हेनरी फ्योल नाम का एक क्या था, व्यक्ति था, उसने कुछ गाइडलाइंस अपने सुझाव दिए थे और उन्हीं को बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद लोगों ने या लाइट में फॉलो किया गया और वो आज भी बिजनेस में कहीं ना कहीं फॉलो हो रहे हैं। वो उन्हीं के दिए हम प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं। उनमें से पहला हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। उनके अनुसार अगर काम का बंटवारा जिस व्यक्ति को जो काम आता है उसको दिया जाए, अगर उस काम की बार बार आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीटेशन होगा तो कहीं न कहीं उसके अंदर एक विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन का कहीं न कहीं निखार आएगा और हमारा जो काम है उसके काम से जो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं न कहीं लोग प्रभावित होंगे और उसका स्पेशलाइजेशन का दायरा बढ़ेगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करना है, काम उसी को देना है, जिस छोटे छोटे उसमें बांट देंगे और जिस व्यक्ति को जो काम देंगे उसको करते करके बढ़ते जाएंगे। दूसरा हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें, अगर हम किसी आदमी को जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं तो ये भी उन के द्वारा ये बताया गया था कि उनको अधिकार भी सौंपना हमारा कर्तव्य। अगर उनको हम अधिकार देंगे तो ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। अगर उनको अधिकार ही नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ये भी एक तरह का दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा डिसिप्लिन। जैसे बच्चों आप जानते हैं स्कूल में आप डिसिप्लिन में रहते हो, हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तब डिसिप्लिन में रहते हैं, जब हमें कहीं फंक्शन पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तब हम डिसिप्लिन में रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल है ये हमें हर एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले फॉलो करना हमारा फर्ज बनता है, ताकि हम अपना उद्देश्य जो है वो टाइम पे प्राप्त कर पाएं। एंड नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है किसी एक व्यक्ति को एक टाइम पे एक ही कमांड मतलब एक ही काम देना चाहिए। अगर हम उसको काम ज़्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं अपने काम से हाथ धो बैठेगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा और जो वो काम करना चाहेगा वो अच्छे तरीके से करने में असमर्थ रहेगा। तो इसका मतलब ये है यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन एक इसके आगे प्रिंसिपल और है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब अगर समान उद्देश्य वाले कोई ऐसा ऑर्डर है, ऐसा कोई कमांड है, ऐसा कोई कुछ बताना है, तो वो अगर मान लें 20 लोगों को एक ही चीज बतानी है तो आप 20 लोगों को इकट्ठा करके एक बार में बता सकते हैं, उसको हम बोलेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला हमारा है सबॉर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। अगर किसी एक व्यक्ति की बजाय बहुत सार्वजनिक व्यक्तियों को अगर कुछ बताया जाए जो या उसको कुछ ऐसी बात आ जाए डिसीजन लेने वाली, तो हम वहाँ पे सबॉर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, वहाँ पे जनरल इंटरेस्ट की बात ज़्यादा करेंगे रेदर देन टू पर्सनल इंटरेस्ट या आपकी सबॉर्डिनेट्स। किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे महत्व न देके हमें सबको सार्वजनिक इकट्ठा लेके चलने की बात यहाँ पे इस प्रिंसिपल में कही गई है। एंड नेक्स्ट वन इज रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज को ठीक उचित प्रकार में रेमुनरेशन मिलता रहे तो वो अपने काम करने में और ज़्यादा रुचि दिखाएंगे और वह काम करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, ये भी यहाँ पे जानना जरूरी है। इन दोनों के अलावा बल्कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मान लो काम आपको लगता है कि किसी एक आदमी या कम लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप उसको डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट में लोग कम हैं तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें भी साथ साथ होनी जरूरी हैं और ये बड़ी इफेक्टिव तरीके से सेंट्रलाइजेशन हमारे पास होने चाहिए, इस प्रिंसिपल में बोला गया है। एंड अगला है स्केलर चेन। इसका मतलब अगर मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊँ तो ये ऐसे बनता है ए फॉर्म में, और यहाँ पे मान लो ये बंदे हैं और किसी इस बंदे को इससे मान लो काम है तो वो यहाँ से ऐसे ऐसे होते होते जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। ये ऐसे ऐसे होने का मतलब क्या है इसमें कि हर एक डिपार्टमेंट में टच होता जाए ताकि हर एक लोगों को पता लगता जाए और उस काम में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आता जाए। इसीलिए जो स्केलर चेन का मेन उद्देश्य है वो यही है।
लेकिन इसका एक अपवाद भी है। मान लो इमरजेंसी केस में इस व्यक्ति को इससे मिलना है, तो ऐसे न जाकर डायरेक्ट इससे मिलना है, तो उसको हम बोलते हैं गैंग प्लान। गैंग प्लान इसका मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ आपका ज़रूरी है और आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो गैंग प्लान है, जो गैंग प्लैंक है, गैंग प्लैंक जो है हमारा, इसका मतलब ये जो स्केलर चेन है ये इसका कहीं न कहीं अपवाद है। गैंग प्लैंक का मतलब इसका ये अपवाद है। ये जो हम ऐसे बंदा जाएगा इससे मिलने के लिए, अगर इस बंदे को डाय काम है तो वो यहीं से जाएगा इमरजेंसी केस में, उसको हम बोलते हैं गैंग प्लान। ये क्या है? एक्सेप्शन ऑफ हमारा स्केलर चेन। ऑर्डर का मतलब सब लोग जानते हैं, ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये जब आपका ऑर्डर आए, जो बड़े लोग हैं, जैसे हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात करेंगे, जैसे आपका पॉलिसी बनानी है, कुछ ऐसा काम करना है, तो अथॉरिटी वाले लोग, बड़े लोग करते हैं, और जो हमारे सबॉर्डिनेट होते हैं और जो और दूसरे कर्मचारी होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काम उनको करें, लेकिन वो अथॉरिटी उन्हीं को देंगे, उससे ऊपर वाले लोगों को। ऐसे ही हमारा ऑर्डर आएगा तो हम उस ऑर्डर को फॉलो करते जाएंगे। इक्विटी का मतलब हमें सबको सम्मान लेके चलना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है किसी भी बेस पे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रोथ करेगा। एंड स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब है कि जब हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की, जब हम बात करने वाले हैं तो इसमें जो कर्मचारी हैं उनमें कहीं न कहीं स्टेबिलिटी आती रहे, उनमें स्थायित्व होता रहे। ऐसा नहीं कि कर्मचारी का कुछ टाइम काम करने का मन करा और कुछ के बाद वो चले गए। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल में ये बोला गया है कि कर्मचारियों में स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है, और इनिशिएटिव में कर्मचारियों को मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। जब उसको लगता है, ये मौका ज़रूर उसको देना चाहिए। जब हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो कई बार जो हमारे कर्मचारी काम करने वाले होते हैं वो भी अच्छा डिसीजन दे पाते हैं, तो ये भी हमारे उनको मौका देना चाहिए, इनिशिएटिव उसकी पहल करनी चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से हो सके। स्क्रिप्ट डिकोप्स मतलब एकता में ही बल है, मतलब जितने भी टीम भावना से हम काम करेंगे, एक पूरी टीम के वहाँ से, ये एक टीम एफर्ट्स होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। किसी को ये नहीं लगाना चाहिए मैं, मतलब मैं की जगह हम वर्ड का प्रयोग करें। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको लगता है कि इस आदमी ने कोई गलती कर दी, दूसरा आदमी देख रहा है उसको, तो उसको सुधारें और उसको आगे बताएं और उसको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और उसको सजेस्ट करें, भैया आपने आगे से ऐसा मत करना। या हम सब ऑर्गेनाइजेशन को एक अपना मानते हुए सबका इकट्ठा टीम की भावना से काम करेंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी ग्रोथ पे पहुंचेगा। तो ये तो बच्चों आज जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मैंने शॉर्ट में आपका पूरा रिवाइज करा दिया है, क्योंकि ये हम 15 घंटे का जो हमारा पूरा बिजनेस स्टडी का सिलेबस कवर करना है, इसमें हम कुछ छुटवाएंगे नहीं, लेकिन आपको सारी वीडियो हमारी क्या है, देखनी पड़ेंगी, अपडेट रहना पड़ेगा, और इससे आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।